किसे सुनाऊं मौन व्यथा में, किसे सुनाऊं मौन व्यथा में। कौन जगत में है अपना, जन्म लिया किन्नर का जब से लगता है जीवन सपना। मातृकोख से जन्मा हूं मैं, अभिशापित कह दुत्कारा। ईश की जन्मी विकृत रचना, सदा जगत ने स्वीकारा। कहलाता विकलांग अगर मैं, अंगहीन मेरा होता। आरक्षण भी मिला न मुझको, दो रोटी को क्यों रोता। माता पिता का नाम न पाया, माता पिता का नाम न पाया। घर निष्कासित किया मुझे, छीन कर वसीयत का हिस्सा कानूनन क्या दिया मुझे। देख पंगुता जनमत की मैं, घृणित देह को कोस रहा। अंतस में संत्रास समाहित, आजीवन अफसोस रहा। नमस्कार, मैं हूं नीता मिश्रा। आप देख रहे हैं सांचिया सच की आवाज़। स्त्रियां कितना कुछ कहना चाहती हैं, इसकी तीसरी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर रजनी अग्रवाल वाग्देवी रत्ना जी हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है रजनी जी। मुझे आज सांचिया सच की आवाज़ की तीसरी कड़ी में आमंत्रित करने हेतु आदरणीय नीता जी, आपका हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ। चूँकि कार्यक्रम का नाम ही है स्त्रियां कितना कुछ कहना चाहती हैं, तो रजनी जी, हम आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल। तो रजनी जी कवयित्री हैं, साहित्य में उनकी बड़ी पैठ है, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। और आज हम इनसे शुरुआत करते हैं इनकी कविता से, ताकि हम सब उससे लाभान्वित हो सकें। नीता जी, चूँकि स्त्रियां कितना कुछ कहना चाहती हैं कार्यक्रम है ही जी, तो मैं स्त्रियों ही के बारे में अपने विचार रखना चाहूँगी काव्य के माध्यम से। जी, मेरी सोच है स्त्री कोई अबला नहीं है। आज की स्त्री सशक्त नारी है और उसकी सशक्तता को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी काव्य रचना प्रेषित कर रही हूँ। सुनिए। औरत त्याग समर्पण मूरत, औरत त्याग समर्पण मूरत। औरत कभी ना हारी है, औरत नहीं बिछौना नर का, 100 मर्दों पर भारी है। क्या बात है। अंगारों के पथ पर चलकर जुल्म कटीले सह जाती, अरमानों की वेदी चढ़कर मूक कहानी कह जाती। औरत शोक द्रवित होकर भी अपने आंसू पी जाती, झेल बवंडर झंझावत के अंतस के उद्गार छिपाती। बहुत बढ़िया। आत्मतोष आभूषण जिसके, आत्मतोष आभूषण जिसके, सहनशील हितकारी है। औरत नहीं बिछौना नर का, 100 मर्दों पर भारी है। ये औरत के गुण हैं जिसे आदमी अबला समझ लेता है, उसे अपनी सोच को परिवर्तित करना होगा। बिल्कुल। संस्कारिणी मृदुभाषी, वेद ऋचा अरु गीता है। संतति जनति वंश धारिणी, धर्म परायण सीता है। सबला बनकर मृदुल भाव से, धैर्य धारिणी मुस्काए। संघर्षों की तप भूमि में, करे साधना सुख पाए। उपालंब के तीर न मारे, उपालंब के तीर न मारे। वनिता स्वयं कटारी है, औरत नहीं बिछौना नर का, 100 मर्दों पर भारी है। माँ भगिनी भाभी बन औरत, माँ भगिनी भाभी बन औरत। घर आंगन खुशियां भरती, रिश्तों में मधुरस की बूंदें, घोल सकल विपदा हरती। पत्थर पर भी जारोपण कर,
पत्थर पर बीजारोपण कर रंग बहे हरियाली के, सींच नेह सरिता से उसको दिन लाई खुशहाली के। शक्ति अनूठी संचित इसमें, शक्ति अनूठी संचित इसमें, सहधर्मी सुखकारी है। औरत नहीं बिछौना नर का, 100 मर्दों पर भारी है। उसके क्षेत्र देखिए, खाली घर तक सीमित नहीं है जी। राजनीति शिक्षा न्यायालय, राजनीति शिक्षा न्यायालय खेल जगत में छाई है। खड़ग धाम कर रण कौशल से, खड़ग थाम कर रण कौशल से, इनसे लड़ी लड़ाई है। स्वावलंबी बन साथ निभाती, स्वावलंबी बन साथ निभाती, गौरवशाली औरत है। भरी उड़ाने उच्च व्योम में, चहु दिशा में शौहरत है। मातृभूमि की शान बनी जो, मातृभूमि की शान बनी जो, प्रतिभाशाली नारी है। औरत नहीं बिछौना नर का, 100 मर्दों पर भारी है। अब मेरा संदेश है, पौरुष जगा चक्षुपट खोलो, पौरुष जगा चक्षुपट खोलो, निज सहचरणी को पहचानो। सुख वैभव लक्ष्मी है औरत, इसकी गरिमा को तुम जानो। दीपक ज्योति द्वार रंगोली, तीज यही त्योहार यही। वात्सल्य की अतुलित जननी, देवलोक उपहार यही। दो कुल की मर्यादा औरत, दो कुल की मर्यादा औरत, मान पान अधिकारी है। अरे औरत नहीं बिछौना, ये तो 100 मर्दों पर भारी है। जी, बहुत बढ़िया। औरत कभी न हारी है, जैसा आपकी पंक्ति है। तो सच में औरत आज, हमारा उद्देश्य भी यही है कि औरत को हारना नहीं चाहिए। और आप अब आपके बारे में जानते हैं बहुत सारा, जैसे कि हमें पता है कि आप शिक्षिका रही हैं और आपने लंबे वर्षों तक बच्चों को सजाया संवारा, पढ़ाया लिखाया। तो आप अपने बारे में कुछ शुरू से शुरू करें, कुछ बताएं। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ और आज हमारे संस्कारों की नींव जो हमारे बुजुर्गों ने डाली, उसी का नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँचे। मुझे याद है, मैं बचपन से बहुत जिद्दी स्वभाव की और स्वाभिमानी कन्या रही हूँ, लेकिन मेरे पिता ने हमेशा मुझे प्रेरित करके मेरे भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं को उभार कर मुझे आगे लाने का प्रयास किया। आज मैं आपको बताऊं, मैं करीब कक्षा 2 या 3 में पढ़ती होंगी। मेरे पिता पहेलियां बुझाते थे, स्वयं खुद भी कविताएं लिखते थे, पहेलियाँ भी किताबें उन्होंने पब्लिश की क्योंकि बुक सेलर थे और हमारा पब्लिशिंग हाउस भी था। तो मेरा बचपन पूरा किताबों के बीच में ही बीता। जिस उम्र में लड़कियां गप्पे मारती अपनी सहेलियों के साथ, उस समय हम पढ़ाई के बाद लेखनी को अपनी सहेली मानकर लेखन कार्य में समय व्यतीत करते थे। मेरे पिता एक कविता में फ्लो देने के लिए हमें बचपन में पहेलियां सुनाते, उनका हल जानकर हमारी स्किल को बढ़ावा देते और फिर हमसे पहेलियां गढ़ने के लिए कहते। और पहेली गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का भी एक तरीका काव्यात्मक था, जो मैं आज आपको बताती हूँ। और उस समय में जब छोटी सी थी, मैंने जो पहेली लिखी थी वो पहेली भी आपको सुनाती हूँ। जब वो हमें उत्साहित करने के लिए पहेली पूछते थे तो हमसे कहते थे, गुड़िया नानी से यूं कहती, पूछूं एक पहेली, झट से उत्तर दे के नानी बन लो आज सहेली। ये उनके शब्द हुआ करते थे जी। जो मेरी बचपन की कविता की शुरू की 2 पंक्तियां हैं जी। अब इसी पर आधारित मैं अपनी कविता आपको
जो मैंने पहेली में लिखी है, पहली कविता, तब मैं करीब 10-12 साल की थी। जी। सुनाती हूँ। मुन्नी नानी से यूं कहती पूछूं एक सहेली, झट से उत्तर देकर नानी बन लो आज सहेली। पीपल की ऊंची डाली पर भोर प्रभाती गाती, तुम्हें हमें अपनी बोली में दे संदेश जगाती, नानी दे संदेश जगाती। उत्तर नानी ने बतलाया, उत्तर नानी ने बतलाया, चिड़िया गीत सुनाती, पीपल की ऊंची डाली से दे संदेश जगाती, मुन्नी दे संदेश जगाती। बहुत बढ़िया। और पहेली पूछो झटपट, नानी बोली, और पहेली पूछो झटपट उत्तर मैं बतलाऊं, मुन्नी के संग बच्चा बनकर उसका दिल बहलाऊं। जी। नानी की जब बात सुनी तो, नानी की जब बात सुनी तो खुरापात फिर सूझी, खोल पिटारा झट से उसने एक पहेली पूछी। जब भी लिखती हो तुम नानी, ध्यान से सुनो, जब भी लिखती हो तुम नानी बनती सखी सहेली, जितना छीला तुमने इसको पाई नई नवेली, नानी पाई नई नवेली। पेंसिल उत्तर दे नानी ने, पेंसिल उत्तर दे नानी ने, मुन्नी को दुलराया, मुंह में लड्डू भरकर उसके ढेरों लाड़ लड़ाया। नानी बच्चों से कहती है, मुन्नी जैसे सारे बच्चों, मुन्नी जैसे सारे बच्चों लिखना रोज पहेली, तब पाओगे तुम भी बच्चों नानी सहज सहेली, बच्चों नानी सहज सहेली। इस तरह से मेरी कविता की शुरुआत। मतलब आपकी साहित्यिक यात्रा जो है वो बचपन से ही शुरू हुई। हाँ, माँ ने भी प्रोत्साहित किया। मैं 14 वर्ष की थी तब मेरी रचना आकाशवाणी जयपुर से पहली बार प्रसारित हुई थी। अच्छा। और उस समय मुझे 50 रुपए का चेक मिला था। वो चेक मेरे लिए अनमोल था, मेरी प्रेरणा था, जिसने मेरी लेखनी को सशक्तता प्रदान की और मैं आज यहाँ तक पहुँची। मतलब परिवार में और फिर बड़ी हुई होंगी तो शादी के बाद जो देखिए हमारे लिए मिला, शादी के बाद के प्रोत्साहन की जहाँ तक बात कहें तो मेरे पति ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि एक मर्द के बढ़ावे के लिए उसकी औरत का उसकी उन्नति में हाथ होता है, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरे पति का सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे साथ रहा है। मैं आपसे क्या कहूँ, जब मेरी शादी हुई उन्होंने हमेशा मेरे से कहा कि तुम एक गीत हमारे ऊपर लिखो। जी। अब मैं सोचती थी क्या गीत लिखूं, अभी तो भाई हमारी शादी होकर चुकी है और अभी तो संभव ही नहीं हो सकता है। तो वो कहते संभव क्यों नहीं हो सकता है, मैंने कहा 1-2 फूल तो खिल जाने दीजिए ताकि हमारी भावनाओं के पंख लगे। तब उन्होंने कहा, जब मेरे 2 बच्चे हो गए, बेटा बेटी, मैंने उनके लिए एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था प्रियतम मेरे। जी। प्राची उदित भानु से प्रमुदित। जी। प्राची, मैंने उनको कहा सूर्य की भांति हैं आप, जिन्होंने मेरे जीवन को रोशन कर दिया। प्राची उदित भानु से प्रमुदित, जीवन में तुम आए थे, स्वर्ण कलश की आभा लेकर प्रीत बसा मन भाए थे। मांग भरी अरुणाई मेरी, सपन सलोने लाई थी, अधर सजाए गीत प्यार के, मन ही मन मुस्काई थी। कंचन काया रूप सजाकर, कंचन काया रूप सजाकर तेरे घर में आई थी, अपनों सा अपनापन पाकर सरस भाव सरसाई थी। मृदु भावों से इस वसुधा पर, मृदु भावों से इस वसुधा पर नेह मेघ बरसाए थे, स्वर्ण कलश की आभा लेकर प्रीत बसा मन भाए थे। जब जब तेरा रूप न देखा, मैं मेरे पति को देखे बगैर मुरझा जाती थी। जब जब तेरा रूप न देखा, सुमन सरीखी कुमलाई,
जब जब तेरा रूप न देखा सुमन सरीखी कुमलाई, तेरे आंगन की तुलसी बन अभिसिंचित हो इठलाई। अग्नि राह पर तुमको पाकर, जीवन की राह बहुत कठिन होती है, लेकिन अगर पति का साथ है तो औरत अंगारों पर भी चल देती है। जी। अग्नि राह पर तुमको पाकर सदा भाग्य पर इतराई, मन मंदिर में मूरत तेरी मेरे नैनों को भाई। इस बाती का दीप बने जब उर में भाव जगाए थे, स्वर्ण कलश की आभा लेकर प्रीत बसा मन भाए थे। वेद मंत्र अरु घोर नमन तुम, मेरे लिए मेरे पति क्या है? वेद मंत्र अरु घोर नमन तुम, जीने का आधार तुम ही, चांद सितारे अंबर मेरे प्यारा सा संसार तुम ही। तुम माली हो इस उपवन के, सुरभित पुष्प बहार तुम्ही, तन मन मेरा तुमको अर्पण, जीवन की पतवार तुम्ही। पाकर मधु आमंत्रण मेरा नेह लुटाने आए थे, जब मैंने उनको शादी के लिए अपने निमंत्रण दिया विवाह का, तो वो मुझे लेने आए थे। पाकर मधु आमंत्रण मेरा नेह लुटाने आए थे, स्वर्ण कलश की आभा लेकर प्रीत बसा मन भाए थे। देख भरे नैनों में आंसू, जब भी उन्होंने कभी मेरे मन को उदास पाया या मेरी आंखों में आंसू देखा तो कहते हैं ना, आंसू चूम लो सारे दुख दूर हो जाते हैं। देख भरे नैनों में आंसू अधर लगाकर चूमे थे, भर भर चूड़ी हाथ सजाकर बाहों में तुम झूमे थे। इस प्यासी रजनी पर तुमने सोम सुधा बरसाया था, आंगन में 2 कुसुम खिलाकर आंचल को महकाया था। एक औरत तभी पूर्ण होती है जब उसकी गोद भर जाती है। तो इसी को लेकर मैंने ये पंक्ति लिखी है। आंगन में 2 कुसुम खिलाकर आंचल को महकाया था, सुख दुख की क्या बात करूं मैं, तरुवर बनकर छाए थे, स्वर्ण कलश की आभा लेकर प्रीत बसा मन भाए थे। प्राची उदित भानु से प्रमुदित जीवन में तुम आए थे, स्वर्ण कलश की आभा लेकर प्रीत बसा मन भाए थे। ये मेरे उद्गार हैं, बहुत बढ़िया, मेरे बहुत पति के लिए। ये तो बहुत मतलब आपका प्यार एक एक शब्द में झलक रहा है। और फिर जब आपने कहा कि 2 कुसुम जीवन में आए, फूल खिल गए, जी जी, तो फिर आपकी साहित्यिक यात्रा वहां से कैसे चलती रही, आगे बढ़ती चलती रही? क्योंकि उन्होंने कभी मुझे आगे बढ़ने से, वो मेरे शौक जानते थे जी। क्योंकि वो बचपन के मेरे दोस्त थे जी। और उन्होंने हमेशा पति से बढ़कर मुझे एक दोस्त की तरह माना। मेरे अंदर क्या चल रहा है इसको वो महसूस करते थे। उन्होंने कभी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोका। शादी के बाद उन्होंने मुझे पीएचडी करवाई जी। खुद लेकर जाते थे, लेने जाते थे, कभी मुझे किसी बंधन में नहीं रखा। मेरी खुशियों की हर राह को उन्होंने खोला और उन्होंने मेरी रचनाओं को सराहा, मुझे प्रोत्साहित करते थे। इस रचना को उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया कि मुझे एक किताब लिखने पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि तुम श्रृंगार रस पर कविताएं लिखो और हमें सुनाओ। पर मैंने ये महसूस किया जब मैं अपने पीएड जाती थी, वैसे तो मैं जाती ही नहीं थी, क्योंकि जब पहली बार लड़की विदा होकर अपने मायके जाती है, ये मुझे छोड़ने गए तो समझिए वापस अपने साथ ले आए मुझे। ससुराल आने पर लोग कहने लगे तुम तो 1 महीने के लिए गई थी। अरे भैया तुम तो 2 ही दिन में चली आई। मैंने कहा क्या करूं, आपके बेटे की प्रीत की डोर इतनी मजबूत है कि मैं इनके बिना रह नहीं पाई। जी जी। तो वो जो मेरी फीलिंग्स थी उस समय मुझे ये महसूस हुआ
कि औरत एक आदमी के बगैर कैसा महसूस करती है, जी। और जो इनके भाव थे जी मेरे बिना ना रहने के, मुझे जबरदस्ती करके ले आए, उन दोनों को मैंने कविता में लिखा। वैसे तो मैं छंदबद्ध रचना लिखती हूँ, जी पर उस समय जब मैंने लिखा था तो मैं छंद मुक्त भी लिखती थी। जी तो मैं दोनों तरह की रचनाएं श्रृंगार विरह की आपको सुनाती हूँ, जो मैंने इनके लिए महसूस किया था। जी उस कविता का नाम था तुम्हारे बिन। सुनो, तुम्हारी यादें बंद दरवाजे पर आकर दस्तक देती हैं, जैसे आज भी वो मेरा पता पूछ रही हो। उन्हें क्या मालूम, तुम्हारे बिना ये शहर, ये गलियां, ये घर और इसकी दीवारें सब गुमनाम हो गए हैं। मतलब माँ के घर में जहाँ मेरा बचपन पला, वो दीवारें बिना पति के गुमनाम सी नजर आ रही थी। छत से लटकते मकड़ी के जाले और रात के सन्नाटे में किताबों के जर्जर पन्ने आज भी किसी की मोहब्बत का मातम मना रहे हैं। बंद दरवाजे पर आकर जब तुम्हारी यादें दस्तक देती हैं, तो ऐसा लगता है आज भी वो मेरा पता पूछ रही हैं। ये मैंने मेरे पति के लिए लिखा था, जी अपने जी भाव। जी और उनके ऊपर जो बीती, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे बिना जब तुम नहीं रहती हो तो हमारा संसार उनके भाव ही भी आपने शब्दों में पिरो हाँ, करके तो अपने फिर शब्दों में हाँ, पिरोए। तो मैंने जी। उनके ऊपर फिर कविता लिखी। कविता क्या, इसको हम गीत कहेंगे, जी जो द्विगुणित चौपाई छंद में मैंने लिखा। कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी नहीं सोचा था मैंने, मुझे सिसकता प्यार मिलेगा। यादों के पृष्ठों पर अंकित लुटा हुआ संसार मिलेगा। मतलब 1 महीने की जुदाई भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था उनका सब कुछ लुट गया, जी खाली यादों के पृष्ठों पर मैं अंकित होकर रह गई हूँ। वो मुझे बुलाना चाहते थे, फोन करना चाहते थे। उनको लगता था आज भवन के कंगूरों से, आज भवन के कंगूरों से लिपट झांकते खंडित सपने नहीं दरख्तों पर लटके हैं। अब यादों के झूले अपने, जीवन की आपाधापी में दुविधा का अंबार मिलेगा। यादों के पृष्ठों पर अंकित लुटा हुआ संसार मिलेगा। एक उम्मीद बना रखी थी कि हाँ भाई है तो आएगी। उम्मीदों की पगडंडी चल, जब देखते कि नहीं आई तो उम्मीदों की ससुर पहुंच जाते थे लेने के लिए। ये भी उनको बहुत ये लगता था कि हम मिल नहीं पा रहे, देखो बाबूजी चले गए। उम्मीदों की पगडंडी चल, सूखे पाए नंदन का आनंद, नहीं गूंजते गीतों के स्वर, अपनेपन से खाली आंगन। दीप अभागे बुझे पड़े हैं, दीप अभागे बुझे पड़े हैं, कहीं नहीं उजियार मिलेगा। यादों के पृष्ठों पर अंकित लुटा हुआ संसार मिलेगा। पुलकित मन की लहर तरंगित, गंगा जी है बनारस में, गंगा जी। किनारे जाते तो वो भी सूनापन लगता। जी पुलकित मन की लहर तरंगित, सरित किनारे क्षुब्ध पड़ी है। कमरों की जर्जर दीवारें जाने कब से मौन खड़ी हैं, क्योंकि मुझे तो बोलने और लिखने की आदत, और वहां तो कोई बोलने ही वाला नहीं था, बच्चे भी मेरे संग चले जाते थे, और तब तो शादी हुई थी, बच्चे भी नहीं थे। तो उनको लगता था दीवारें, ये बस्ती सब गूंगे बहरे हो गए हैं। फिर से सुनिए। जी जी पुलकित मन की लहर तरंगित, सरित किनारे क्षुब्ध पड़ी हैं। कमरों की जर्जर दीवारें जाने कब से मौन खड़ी हैं। गूंगे बहरों की बस्ती में, अरे गूंगे बहरों की बस्ती में धूमिल अब व्यवहार मिलेगा। यादों के पृष्ठों पर अंकित लुटा हुआ संसार मिलेगा। कभी नहीं सोचा था मैंने, मुझे सिसकता प्यार मिलेगा। चलिए, आप लोग हमेशा साथ में ऐसे प्यार लुटाते रहें। तो अच्छा, पति के साथ उनके परिवार वालों ने भी आपका उतना ही सपोर्ट किया?
देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा कि हम स्वाभिमानी प्रकृति के हैं, हम अपनी शर्तों पे जीते हैं, जी अपने फर्ज पूरे करते हैं। मुझे कभी इसकी परवाह नहीं रही कि लोग मेरे लिए क्या कहेंगे या लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे। मैंने चाहा मुझे जीन्स पैंट पहननी है तो मैंने वही पहनी, मैंने चाहा मुझे सूट पहनना है तो मैंने पहना। जी आप ये समझिए, जब चूंकि बचपन से ससुर की गोदी में पली बड़ी हुई थी अपने में, मेरी बहन मेरी जिठानी थी तो ससुर आते थे। जब मुझे ब्याह कर लेके आए उसके पहले उन्होंने कहा मेरे से कि बेटा तुम्हारे लिए हम एक पैंट शर्ट बनवा दें सफ़ेद। मैंने कहा किस लिए बाबूजी? तो बोले यहाँ घर के बगल में टाउन हॉल है, तुम जाना सवेरे बैडमिंटन खेलना। कहाँ 45 साल पहले बनारस की क्या स्थिति थी? कोई कह सकता था ससुर अपनी बहू से कि पैंट शर्ट सिलवा दें तुम जाकर बैडमिंटन खेलना? इतना जिस परिवार ने मेरी इच्छाओं का ख्याल किया हो वहाँ खुशहाल जिंदगी ही जीऊंगी। जी जो उस जमाने में मेरे ससुर जानते थे कि मैं किस माहौल में पली बड़ी हुई हूँ, तो उन्होंने अपनी टेबल पर इनके खाने के संग मुझे बिठाकर खाना खिलाया जी कि एक मेरे सामने बैठकर एक थाली में दोनों खाना खाओगे। जी मेरी मदर इन लॉ को ये बात थोड़ी सी खराब लगी। उन्होंने कहा तुम इस बहू को बिगाड़ दोगे अपनी लाड़ में। तो मेरे ससुर ने कहा मैं जानता हूँ कि ये खुद ही इतनी समझदार है कि ये बिगड़ेगी नहीं, लेकिन अगर मैंने इसको अपने सामने बैठ के खाना नहीं खिलाया तो ये भूखी ही रह जाएगी, ये दूसरों को खिलाने में खुद को भूल जाएगी। तो इस तरह के उनके विचार थे। और ऐसे समृद्ध परिवार में मैं आई थी कि मुझे मेरे ससुर ने, मेरी सास ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। समझिए, बनारस में पहली मारुति लेकर मैं इलाहाबाद के शोरूम से गाड़ी चलाकर लाई थी और उनको लेके मैं विंध्याचल दर्शन कराने के लिए गाड़ी से लेके गई थी। वो कितना फक्र महसूस करते थे कि मेरे लड़कों से लायक मेरी बहू है। हमेशा बेटी बनाकर उन्होंने रखा। कार्यक्रम की शुरुआत कविता से हुई, तो हम चाहेंगे कि एक और कविता आप अभी हमें, हमारे दर्शकों को सुनाएं और उन्हें अपनी वाणी से अभिसिंचित करें। देखिए, आपने कहा आपका आदेश शिरोधार्य है। अब मैं वो कविता सुनाऊंगी जो मेरे हृदय से जुड़ी है, जिसे पढ़ते पढ़ते मैं रो देती हूँ। ये यथार्थ का बोध है जो आत्म अभिव्यक्ति के रूप में मेरे सामने आया। शीर्षक है किन्नर। एक किन्नर क्या सोचता है ये हम नहीं जानते। हम सिर्फ अपने घर में उन्हें ब्याह शादी बच्चे होने पर बुलाते हैं आशीष वचन पाने के लिए, लेकिन वो किन्नर अपने जन्म को कितना अभिशिप्त समझता है, अभिशापित समझता है, उसको लेकर मैंने लिखी है। एक किन्नर अपने बारे में क्या सोचता है। किसे सुनाऊं मौन व्यथा में, किसे सुनाऊं मौन व्यथा में, कौन जगत में है अपना। जन्म लिया किन्नर का जब से, लगता है जीवन सपना। मातृकोख से जन्मा हूं मैं, अभिशापित कह दुत्कारा। ईश की जन्मी विकृत रचना, सदा जगत ने स्वीकारा। कहलाता विकलांग अगर मैं, अंगहीन मेरा होता। आरक्षण भी मिला ना मुझको, दो रोटी को क्यों रोता। माता पिता का नाम न पाया, माता पिता का नाम न पाया। घर निष्कासित किया मुझे, छीन कर वसीयत का हिस्सा कानूनन क्या दिया मुझे। देख पंगुता, देख पंगुता जनमत की मैं, घृणित देह को कोस रहा। अंतस में संत्रास समाहित, आजीवन अफसोस रहा। गैरों से शिकवा अब कैसी, गैरों से शिकवा अब कैसी। माँ ने ममता ठुकराही, रौंद दिया सम्मान जगत ने, कैसी ये किस्मत पाई। यादें मेरी धुंधली सी हैं, यादें मेरी धुंधली सी हैं। संगी साथी छूट गए,
पाया जन्म अधूरा तन मन, रिश्ते नाते टूट गए। नर नारी की जात न पाई, नर नारी की जात न पाई, दुखित हृदय को समझाया। छद्म वेश धर ढोल हाथ ले, नृत्य गीत गा हर्षाया। किस्मत का सब लेखा जोखा, ताली भी लगती गाली। लिंग दोष पाकर इस तन में, छक्का बन नफरत पाली। मंगल उत्सव रोशन करता, अंतस्तम से घिरा हुआ। लोग दुआएं मांगे मुझसे, खुद नजरों से गिरा हुआ। रिश्ता रक्त घाव से मेरे, रिश्ता रक्त घाव से मेरे, रखता नहीं कोई मरहम। पीकर घूंट गरल का समझो, जीवित लाश बना हरदम। मरकर भी मैं तड़प रहा हूं। इनकी मौत बहुत भयावही होती है। मरकर भी मैं तड़प रहा हूं, चप्पल जूतों को खाकर। बनूं ना किन्नर मैं दोबारा, फिर इस दुनिया में आकर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कविता समाप्त करती हूँ। हाँ, जैसे कि हमारे दर्शकों ने देखा, रजनी जी जितना श्रृंगार रस की कविताएं भाव विभोर होकर के पढ़ रही हैं, कह रही हैं, हम सबको बता रही हैं, इतने संवेदनशील विषय पे इतनी भावुक कविता, तो हम सब इससे लाभान्वित हुए। रजनी जी हमारे बनारस का गौरव हैं और आज हमारे बीच आई, इतनी अच्छी तरह से आपने कविताएं सुनाई। आपका साहित्यिक जीवन और उत्तरोत्तर उन्नति करे, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सादर नमस्कार।